आपका क्या इसका मतलब प्रेडिक्शन है नए साल को लेकर? कि ये साल बहुत स्पीड में भागने वाला है। ये साल उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लेजी हैं। जैसे 2024 की एनर्जी थी हार्ड वर्क, मेहनत, ठीक है, चेंज। 2025 की जो एनर्जी है दैट इज फास्ट। बहुत कुछ बदलने वाला है 2025 में, और सब कुछ स्पीड में होगा। और राशि के हिसाब से अगर हम देखें कौन सी 3 वो राशि वाली लड़कियां हैं जिनके लिए काफ़ी अच्छा ये? अगर राशि वाइज बात की जाए तो मेष राशि, सिंह राशि की लड़कियां, कुंभ राशि की लड़कियां, ये 3 लड़कियां आपके घर में अगर आ जाती हैं तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। काफ़ी लोगों को एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट होता है और जानना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। आज का पॉडकास्ट हमारा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पर ही बेस होने वाला है और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट अरुण पंडित हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के इस पॉडकास्ट को। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगी आपका कानपुर से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और किस तरह आपने इस पूरे को कवर किया? कानपुर में थे तब तो वहीं पढ़ते थे, तो ऐसा कुछ मन में नहीं था कि ज्योतिष करेंगे, एस्ट्रोलॉजर बनेंगे बड़े होकर। और उसके बाद प्लान था यूपीएससी करने का। यूपीएससी का? हाँ। सो 12th वहाँ से की कानपुर से, और अच्छे नंबर आए तो डीयू में एडमिशन मिल गया। वहाँ से फिज़िक्स ऑनर्स करी। फिज़िक्स ऑनर्स करने के बाद फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करी। एक अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ। दूसरे में प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ। फिर कोविड आ गया, ठीक है। अब इस सारे सिलसिले में अभी तक ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर बनने का कोई सिलसिला यहाँ पर नहीं था। लेकिन हाँ, जब कोविड आया तो उसके बाद करने को कुछ था नहीं, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए थे। तो वो चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था हमेशा से, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी क्लास 7th में पढ़ ली थी। 7 से आप इस चीज़ पे आपको? हाँ, मतलब दिलचस्पी थी। वो एक किताब आती थी, उसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका नेचर लिखा रहता था, तो पढ़ता था, समझाता था। पापा को भी आता था, पापा ये काम ही करते थे, तो उनसे भी बातें तो सुनते रहते थे हम लोग। तो दिलचस्पी थी, इसमें इंटरेस्ट था, पर इसमें करियर बनाएंगे कभी ऐसा नहीं सोचा था। तो उस टाइम पे खाली थे तो कंटेंट बनाने लग गए, क्योंकि हर कोई उस समय पे शॉर्ट वीडियो पे बनाता था, तो हम भी बनाने लग गए। अचंभे की बात यह है कि लोगों को पसंद बहुत आया। हाँ, मैंने भी आपकी उस टाइम पे वीडियोस देखी थी, तो लोगों ने रिलेट बहुत किया, और एकदम से बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलने लग गया कि अरे और बनाइए, और चाहिए, इस बारे में बताइए, उस बारे में बताइए। फिर वहाँ से स्टार्ट हुई थी जर्नी। तब भी कानीपुर में थे, और उसके बाद धीरे धीरे जब लगा कि चीज़ें बड़ी हो रही हैं, टीम बड़ी हो रही है, अब यूट्यूब पे भी बनाएंगे तो उसके लिए सब तामझाम चाहिए। हम नोएडा आ गए फिर उसके बाद। तो अभी से यहाँ पे नोएडा से सारा काम चलता है, और तो यही जर्नी रही है एस्ट्रो पंडित की। एस्ट्रोलॉजी क्या है एक्चुअली, कि लोग इस पे इतना जो बिलीव करते हैं, तो ये कितना एक्यूरेट सही भी होती है साबित? आपका हर एक घंटा ज्योतिष तय करता है कि आज आपके साथ क्या होगा, ठीक है। बट एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगर ये सवाल है, नॉर्मली सबके लिए समझाना चाहूँगा मैं। तो जब भी आप जन्म लेते हो, सौरमंडल में हमारे 7 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जिसमें सूर्य है, बुध है, मंगल है। ये 7 जो ग्रह हैं हमारे, ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। 2 शैडो प्लेनेट भी होते हैं, राहु केतु बदनाम, है ना। सो वो भी हमें लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो जब आप पैदा हुए तब इनकी पोजीशन क्या थी स्काई में, उसके हम एक चार्ट बनाते हैं, जिसे हम कुंडली कहते हैं, ठीक है। उस कुंडली से ये बताया जाता है कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े और छोटे छोटे इवेंट्स कब कब कहाँ कहाँ हो सकते हैं। एक गाइडिंग टूल की तरह है कि दिस लाइफ, ये जो ज़िंदगी है आपकी, ये आपको इस रास्ते पे लेकर जाना चाहती है, या इस तरह का इंसान बनाना चाहती है। अगर आप उसको समझ लेते हो, जितनी जल्दी समझ लेते हो, उतना स्मूथ हो जाता है लाइफ, उतना दिमाग शांत रहता है। ये जो प्लानिटरी अरेंजमेंट्स हैं, ये आपकी पर्सनालिटी और सोचने के तरीके को भी बहुत अच्छे से बयां कर देते हैं। कोई व्यक्ति होता है जो बहुत स्ट्रेस और प्रेशर झेल सकता है, कोई होता है वो नहीं झेल सकता, ये उसको बनाया ही ऐसे गया है। कुछ हैं जो बहुत बातें करते हैं, बहुत बातूनी होते हैं। कुछ हैं जो इंट्रोवर्ट रहते हैं, शांत रहते हैं। तो ये आपका बेसिक नेचर ऊपर से कोडिंग करके भेजा गया है। कुछ है कि उनको परिवार की हमेशा चिंता रहेगी, कुछ है उन्हें सिर्फ अपनी ही चिंता रहेगी। तो ऐसे जो हमारे पर्सनालिटी है, जो हमारे सोचने का तरीका है, ये भी हमको बना बनाया मिला है। एक कोडिंग की गई है हमारे अंदर, उस चार्ट में वो कोडिंग लिखी हुई है। उसको एक एस्ट्रोलॉजर पढ़ पढ़ के आपको समझाता है कि इस कोडिंग का, इस लैंग्वेज का ये मतलब है आपके लिए। तो ज्योतिष क्या है, आसमान में जो ग्रह हैं उनका हमारी पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे मूड से लेकर हमारे फाइनेंसेस तक, हमारी हेल्थ से लेकर हमारे बिजनेस तक, हर चीज़ को ये प्लैनेट्स कंट्रोल करते हैं। कितना कंट्रोल करते हैं, तो मैंने जैसे बताया, ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है होरा, जिसमें हर एक घंटा एक एक प्लैनेट रूल कर रहा होता है। जब आप इसको पढ़ोगे ना, अभी मेरी बातों से उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि हर एक एक घंटा
रूल होता है। मेरे हम क्लासेस चलती हैं हमारी, मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब इस प्लेनेट के होरा में हमने कोई ट्रेडिंग करी शेयर मार्केट में तो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और वो बार बार हो रहा है, और इसमें करते तो नहीं होता है प्रॉफिट। तो ये भी क्या है, हर एक आयाम तय है, ठीक है। आज आप और हम मिलेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, एवरीथिंग इज डेस्टिनी, सब कुछ है। यही ज्योतिष हमको समझाता है। इसीलिए इसको पढ़ना सीखना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें आपकी पहले से ही डिसाइड हैं, तो क्यों ना आपको पता हो वो सारी चीज़ें, और आप बेहतर डिसीजन ले सको। अभी बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। अब जैसे ज्योतिष एक बहुत एंशिएंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी बात ज्योतिष वेदांग में है, फिर पराशर ऋषि ने इसकी बातें करी, और कई सारे ऋषि मुनियों ने इसकी बातें करी, कई ग्रंथों में इसका नाम मिलता है। न्यूमरोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है। नए से मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 साल पुराना होगा, ठीक है। इसमें ये ह्यूमन बेस्ड साइंस है, इसको इंसानों ने बनाया है रिसर्च कर करके, कि अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो ऐसे कई सारे लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, तो कॉमन ट्रेड्स क्या हैं, कॉमन लाइफ पैटर्न क्या है 1 तारीख वालों का, ऐसे 14 वालों का क्या है, 21 वालों का क्या है। इस पे न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, जो कि आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मांगती है। डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, उन नंबर से क्या होगा, फिर आपके नाम में जो नंबर्स हैं, उन नंबर से आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, ये न्यूमरोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा टूल्स हैं, ज़्यादा पुराना है, बड़ा सब्जेक्ट है, लेंदी सब्जेक्ट है। न्यूमरोलॉजी कोई पढ़ना चाहेगा तो 1-2 महीने में उसको पूरा पढ़ सकता है। और एस्ट्रोलॉजी में 1 ज़िंदगी लगेगी। जिंदगी लग जाएगी, 1 ज़िंदगी कम पड़ेगी, नेक्स्ट के लिए जाना पड़ेगा। इतना डीप उसमें, इतना डेप्थ है उसमें। और एक खूबसूरती एस्ट्रोलॉजी की ये है कि उसमें 2 + 2 4 नहीं है। ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप कितना ज़्यादा डीप एनालिसिस कर सकते हो एक ही प्लेनेट को। जैसे कोई मार्स वीनस है, 2 प्लेनेट है, किसी की कुंडली में साथ में बैठे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर उसे देखेगा, कहेगा कि ये इंसान ना भोग विलासता और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि मार्स है, वीनस है। दूसरा एस्ट्रोलॉजर इसको देख के कहेगा कि हाँ, ये लेगा तो सही, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा इसके सारे डिज़ायर पूरे हो जाएंगे और फिर ये एकदम से वैराग्य हो जाएगा। तो ये एक ही कॉम्बिनेशन था, उसे देखने के नज़रिए अलग अलग थे। इसीलिए क्या होता है, जब आप डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो डिफरेंट बातें मिलती हैं आपको सुनने को, ठीक है। सो कहा भी जाता है कि एक के पास रहो लंबा रहो, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो ये है जो हमारे पराशर ऋषि हैं, उन्होंने अपनी किताब या अपनी जो शास्त्र है, बृहद पराशर होरा शास्त्र, उसमें श्लोक है, उसका इंटरप्रिटेशन आज तक लोग कर रहे हैं और अलग अलग तरह से कर रहे हैं, और हर एक चीज़ सही है। मज़े की बात तो ये है, ऐसा नहीं कि आपने गलत बोल दिया या उसने गलत बोल दिया, ठीक है। आपने अपनी समझ से सही उसको इंटरप्रेट किया, उसने भी सही इंटरप्रेट किया। इसी तरह से ये ज्योतिष लेंदी हो जाता है, क्योंकि हर तरह पे इतनी सारी चीज़ें सीखने को, सिखाने को, समझने को। कुंडली है, अब आपको, हमें आम जनता को हमेशा ये लगता है कि कुंडली सिर्फ एक होती है, बट देयर आर मल्टीपल हॉरोस्कोप। डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं, चंद्र कुंडली भी होती है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से लगभग 30 हॉरोस्कोप बनते हैं, जो कि आपकी लाइफ के अलग अलग डिपार्टमेंट को शो करते हैं। कोई बेबी का हॉरोस्कोप है, कोई करियर का है, इसी तरह से कोई फॉरेन का है आपके लिए, कोई जैसे ट्विंस हो गए तो ट्विंस का भी हॉरोस्कोप बनता है, क्योंकि उनके टाइम में बहुत कम डिफरेंस रहता है, ठीक है। सो अब उनका चार्ट तो, क्योंकि लाइफ तो अलग है, तो चार्ट अलग होना चाहिए, तो D60 चार्ट बनाया जाता है उनके लिए, जो कि 8-10 सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट हॉरोस्कोप होते हैं। दैट इज़ वाई एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी लेंदी सब्जेक्ट, पर बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे तो बहुत सारा वीडियो कंटेंट डाल रखा है, उसमें लोग कमेंट भी करते हैं कि आधे पंडित बन गए वो सब देखते देखते। हर चीज़ का है। तो आपने जैसे बोला हमारी कुंडली, जिससे आप बता सकते हैं कि अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म कहाँ पर हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वो कैसे फिर अपना एस्ट्रोलॉजी में अपना। देखिए, आपकी एक्यूरेट जन्म पत्री या कुंडली बनाने के लिए तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं डिनर के टाइम पैदा हुआ था, ठीक है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि 9 से 12 के बीच में कभी पैदा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिनटों का खेल है। तो अप्रॉक्स आपको करेक्ट टाइम पता होना चाहिए, आपकी कुंडली तब बनेगी बढ़िया। न्यूमरोलॉजी के लिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, लेकिन अब पुराने टाइम पे लोगों के पास नहीं होता था, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम भी एक्यूरेट नहीं पता है, तो वो लोग क्या करें, वो नहीं कर सकते। सो बहुत सारी नई चीज़ें भी हैं इस अकल्ट की दुनिया के अंदर, जैसे कि प्रश्न कुंडली एक चीज़ होती है। आपका कोई सवाल होगा, ठीक है, आप अपना सवाल पूछो, मैं अभी इस समय का हॉरोस्कोप बनाऊंगा और उससे आंसर करूंगा आपको, ठीक है। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं और आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो जिनके पास नहीं है टाइम, वो ये यूज़ कर सकते हैं। पामिस्ट्री है, ठीक है, पामिस्ट्री में भी बहुत सारे आंसर आपको मिल जाते हैं। तो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं हो, पामिस्ट्री का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इस हिसाब से, मतलब जिनकी कुंडली, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हमारे यहाँ हाँ, है, यहाँ ठीक पर है। एक नाम राशि भी बोलते हैं, तो हाँ। उसका क्या कॉन्सेप्ट है नाम राशि का? ओके,
सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि राशि, बचपन में जब अखबार पढ़ते थे तो उसमें हर राशि के सामने कुछ लेटर्स लिख कर आते थे, जैसे कुंभ राशि के सामने सा सू सी सी ऐसे लिख के आता था, तो हम देखते थे अपना नाम किससे, वही मेरी राशि का पढ़ लेते थे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, एट अ टाइम एक इंसान की 3 राशियां हो सकती हैं, ठीक है। एक राशि होती है कि उसकी जन्म कुंडली उठाई, चंद्रमा किस राशि में बैठा है वो राशि आपकी है, ठीक है। जैसे मेरी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है तो मेरी कुंभ राशि है, ओके। अब इसी पे इसको हम बोलेंगे चंद्र राशि, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको अलग हटाते हैं। दूसरा आता है कि आप किस महीने में पैदा हुए। जैसे मेरा जन्म हुआ है अगस्त के महीने में, तो जो 21 जुलाई से 21 अगस्त वाले लोग हैं ये सारे के सारे सिंह राशि वाले हैं, तो ये इसे बोला जाएगा सनशाइन। तो एक था मून शाइन, ये सनशाइन, 2 राशियां हो गई। मून शाइन से मैं एक्वेरियस हो गया और सनशाइन से लियो हो गया। तीसरी चीज होती है नाम राशि। इसमें क्या होता है कि हर राशि को कुछ हिंदी के वर्णमाला के अल्फाबेट दे दिए गए हैं। आपका नाम जिससे स्टार्ट हो रहा है, जिस अक्षर से, वो राशि आपकी हो जाएगी। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जब बच्चा जन्म लेता था तो पंडित जी आते थे, कहते थे कि इसकी चंद्र राशि कर्क बन रही है, इसलिए इसका नाम हा से रख दो, एच लेटर से। पर घर वाले कहते थे नहीं, रख देते थे, ठीक है, रख दे, पुराने टाइम पे रख देते थे। अब के टाइम पे अब सबको अयान, आहान, विवान, ओजी, ओरी ऐसे नाम रखने बच्चों के, ठीक है, मॉडर्न लगना है, ठीक है। सो अभी ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि अब आपकी राशि क्या है हम नहीं पता कर सकते आपके नाम से। पहले के टाइम पे आप बस अपना नाम बताते थे और एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाता था कि आपकी राशि क्या है, तो वो उस राशि से रिलेटेड बातें आपको बताने लग जाता था। पर अब के टाइम पे इतना ये चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि लोग अपने मन से नाम रख रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो राशि या फिर नक्षत्र के अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम रख रहे हैं। सो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग अभी ये नाम राशि वाला फंडा इतना नहीं मानना चाहिए लोगों को, ठीक है। अभी जो सबसे ज़्यादा मानना चाहिए, अगर आप किसी इंडियन एस्ट्रोलॉजर को देख रहे हैं तो चंद्र राशि मानिए। जैसे मेरे चैनल पे सारा कंटेंट चंद्र राशि से एसोसिएटेड है। चंद्र राशि ही है जिससे पता चलता है कि आपकी 7.5 चल रही है कि नहीं चल रही है। चंद्र राशि ही है जिससे पता चलता है कि आपको पहली दशा कौन सी मिलेगी, ठीक है, और आपकी दशाएं किस पैटर्न में स्टार्ट होंगी। तो चंद्र राशि से बहुत कुछ पता चलता है इंडिया में। बट अगर आप किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर को देख रहे हैं जो यूएस के हैं, कनाडा के हैं या यूरोप के हैं, दे फॉलो सनशाइन। तो अब जब उनकी बातें आप सुन रहे हो तो आप अपना सनशाइन देख लेना, ओके। कंफ्यूजन मत करना कि यहाँ सनशाइन देख रहा हूँ, वहाँ मून शाइन देख रहा हूँ। तो ये एक बेसिक सी नॉलेज है जो लोगों को राशियों के बारे में पता होनी चाहिए। टोटल 12 राशि हम लोग मानते हैं और एक राशि के ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो एक राशि के लिए हम बताते हैं कि राशि के लोग ऐसे होंगे, सबका नेचर कैसे मैच कर सकता है उस चीज़ पे? मज़े की बात तो है कि सालों से बताया जा रहा है, लोग मैच कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेष राशि वाले ऐसे होते हैं तो सारे मेष वाले ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ राशि ही आपका नेचर नहीं डिसाइड कर रही है, एक पार्ट है वो आपका लगन, यानी कि आपकी कुंडली का पहला घर, वो भी आपके बारे में बता रहा है। तो अगर मेरी मेष राशि है पर लगन मेरा डिफरेंट है तो ये भी रहेगा, थोड़ा मिक्स ये भी हो जाएगा, ओके। उसके बाद नौमांश कुंडली एक होती है, उसका भी लगन होता है, वो भी थोड़ा मिक्स हो जाएगा और इस तरह से लोग अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका मूलांक, वो भी आपका नेचर बताता है। वो हो सकता है आपका, आप मेष राशि के मूलांक 1 है, कोई और है जो मेष राशि का मूलांक 5 है उसका। तो ये क्या हुआ, पर्सनालिटी में और कैरेक्टर्स ऐड होने लग गए। तो इस तरह से कभी भी हर राशि वाला एक जैसा होता है ये नहीं सोचना है, लेकिन हाँ, इससे एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि मोटा मोटा ये मेष राशि वाला है तो ये अग्रेसिव है, थोड़ा सा ब्लंट है और जो बातें मुंह पे बोल देता है। ये कर्क राशि वाला है तो इमोशनल है, शांत है, पीसफुल आदमी है। ये मीन राशि वाला है तो भगवान भरोसे आदमी है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है भगवान का नाम लेके। ये कुंभ राशि वाला व्यक्ति है तो इसको फिलॉसफी ज़्यादा पसंद है। ये सिंह राशि वाला व्यक्ति है तो शेर की तरह इसका, ये क्या, ये बर्ड आई व्यू है ये, कि ऊपर से देख रहे हैं हम कि ये 12 कैटेगरी में बांट दिया बाकी के सारे लोग। लेकिन जब आप डेप्थ में जाओगे, अंदर उनको और समझने की कोशिश करोगे, तब आपको उनके हॉरोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, उनके मूलांक भाग्यांक की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। और मेजरली हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है तो लाइफ इवेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको कुंडली से अलग पता चलेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, देश काल पात्र, यानी कि एक ही टाइम पे एक ही डेट पर बस दुनिया के अलग अलग छोर पर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसकी लाइफ अलग होगी। आज से आप लगा लीजिए 1960 का टाइम ले लीजिए, उस समय अगर कोई पैदा होता और पूछता कि किस चीज़ का बिजनेस करूं तो कोई उसको नहीं बोलता कि एआई का करो, एआई में इंटरेस्ट बढ़ाओ अपना, ठीक है। लेकिन आज बोल सकते हैं। क्या हो गया, काल, काल मतलब समय बदल गया।
1960 में शायद इंडिया में मैं बिजनेस किसी को ना बोल पाता, क्योंकि उस टाइम इतना माहौल नहीं था। सरकारी नौकरी के लिए लोग ज़्यादा परेशान हुआ करते थे या ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ करती थी, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। ये इंडिया की बात है। अभी यही 1960 में आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ पे बिजनेस का माहौल तब था। तो उसी डेट को, उसी टाइम को इंडिया में पैदा हुआ और कोई यूएस में पैदा हुआ। देश कालपात, देश अलग था, ठीक है। तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अलग अलग तरह की कहानियाँ फिर बनने लग जाएंगी। तो इसका भी बहुत पात्र मतलब फैमिली, आप किस परिवार में पैदा हुए हैं। कोई पैदा हुआ है किसी बिजनेसमैन की फैमिली में, तो बचपन से ही उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको सिखाने के लिए कई सारे लोग हैं, बना बनाया बिजनेस हैं। कोई पैदा हुआ है किसी गरीब के घर में, लेट्स सपोज मान लेते पुअर फैमिली में पैदा हो गया है कोई, तो उसको अब हार्डवर्क करके खुद आगे आना है। तो देश यानी कहाँ पैदा हुए, काल, किस समय टाइम पीरियड में आपका जन्म हुआ और किस तरह के परिवार में आपका पैदाइश हुई, ताकि उनका भी आपको सहयोग मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ को डिसाइड कर रही होती हैं, उनमें से एक ये भी कॉन्सेप्ट है। तो राशि के हिसाब से लोगों का नेचर कैसा होता है? अगर किसी की मेष राशि है तो मेष राशि मंगल से रूल होती है और ये पूरी श्रृंखला की पहली राशि है। मेष राशि वालों का जो आप नेचर देखोगे, आप हमेशा इनको एक लीडर की क्वालिटी में देखोगे और गो गेटर का नेचर देखोगे। मंगल को ग्रहों को सेनापति बोला गया, वो चीज़ इनके अंदर आती है। ये अपने फैमिली में ना सेनापति का काम निभा रहे होते हैं, कोई भी काम हो तो ये करने के लिए रेडी रहते हैं। इसलिए आप मेष राशि वालों को देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा ना किसी की मैनिपुलेटिव बातों को पसंद नहीं करते हैं। काम की बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, मुझे वो सुनना है। ये मेष राशि का नेचर है, ये कोर वैल्यूज़ है मेष राशि की। अब इसमें क्या है कि कई लोग इनको ब्लंट, ईगोइस्टिक ऐसा भी समझ लेंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझना है समझो, काम की बात करो, प्रैक्टिकल बातें करो। ऐसा मत बोलो कि हो जाएगा, कर लेंगे, क्योंकि मार्स की जो एनर्जी है वो बड़ी फिरोशियस है। इनका नेचर भी इसलिए फिरोशियस हो जाता है। मेष राशि को आप देखोगे कि इसको एक रैम, भेड़ा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ जाता है किसी भी तरह, मतलब स्टीप हो एकदम माउंटेन ही, उस पर भी चढ़ जाएगा। ये क्वालिटी मेष राशि वाले लोगों के अंदर आती है कि इनको बस आप बता दो कि वहाँ जाना है और ये रास्ता है, ये चले जाएंगे। जितने भी चैलेंजेस आएंगे ये उसे फेस कर लेंगे। तो ये मेष राशि है। उसके बाद आता है हमारा वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और ये अर्थ एलिमेंट का साइन है। इनको आप देखोगे कि ये वो लोग हैं जो एक ही काम को लंबे टाइम तक कर सकते हैं। ये एक जगह बैठकर 10 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे काम कर सकते हैं। इनके अंदर वो स्टेबिलिटी है। वृषभ राशि वालों को आप देखोगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक बुल से। अब बुल अपनी मस्ती में चलता है, ठीक है, उसको किसी को परेशान नहीं करता जब तक आप उससे ना परेशान, तो किसी को नहीं छेड़ते, और छेड़ दिया तो फिर छोड़ते नहीं है वृषभ राशि वाले। ये बुल बन जाते हैं फिर उस यहाँ पे। बुल की एक और ख़ास बात है कि लाल रंग से वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वृषभ राशि वालों को आप परेशान मत करो, वो सिंपली पेशेंस के साथ अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो। आप बार बार उंगली करोगे तो फिर बहुत परेशान करते हैं वृषभ राशि। दूसरा जो एलिमेंट वृषभ राशि का आता है कि इनको लग्जरी पसंद आ जाती है, इनको अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना, अच्छा पहनना पसंद। शुक्र की राशि है ना, इनको पसंद आएगा ही आएगा। और बातों के बड़े सहज होते हैं, बात कम करते हैं, और जब करते हैं तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। वृषभ राशि वाले जातक हमेशा ये देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत छोटी छोटी है, बट वो उसको बड़ा बना लेते हैं। जैसे आप एक बुल को देखो, उसे मक्खी और मच्छर परेशान करते हैं और कोई नहीं परेशान करता। ऐसे ही इनको भी मक्खी मच्छर यानी छोटी छोटी तकलीफ़ें परेशान करती हैं, कोई मेजर रिस्क नहीं आता। तो ये वृषभ राशि है। इसी के साथ आगे बढ़ें, अगर मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि ये बुध की राशि है और तीसरे नंबर की राशि है, जेमिनाई इंग्लिश में बोलते हैं। ये कम्युनिकेटर की राशि है, यानी कि मिथुन अगर आपका है तो ये एयर एलिमेंट आपके पास आ गया। अब आप ऐसे लोगों को पाओगे, बातचीत करना, लोगों से मिलना, एक्सट्रोवर्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर है। अब हंसना, हंसाना, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। दुनिया इनको समझेगी ये बच्चा है, इनके अंदर होता है, चाइल्डिश नेचर होता है मिथुन राशि का, बट ये देखने में बच्चे लगते हैं। बस दिमाग से ये बहुत शार्प है, इनको सब समझ में आता है, दुनिया कैसे चल रही, बिजनेस कैसे चल रहा है। इसीलिए बहुत सारे जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं ये बिजनेस करने के ऊपर काफ़ी यकीन रखते हैं और करते भी हैं। या फिर मिथुन राशि वाले लोग एक्टिंग की लाइन में, सोशल मीडिया की लाइन में, जहाँ पर लोगों से मिलना है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पर भी जाकर ही बिजनेस करेंगे, पर वहाँ पे जाएंगे। फिर आता है हमारी चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव नेचर होता है। और केकड़ा है ना कर्क राशि, तो ये बातों को पकड़ लेते हैं। अभी आपने इनसे लड़ाई करी होगी पिछले साल,
वहाँ पे कुछ इनका दिल दुखा होगा, ये आज तक कोसेंगे आपको इसलिए। और जब जब लड़ाई होगी तो वो वाली बात कि तुमने वो बोला था, तुमने वो बोला, आप उसके लिए 10 बार माफ़ी मांग लो, कर्क राशि वाला नहीं छोड़ पाएगा उसको। सुंदर होते हैं क्योंकि चंद्रमा से रिप्रेजेंट हो रहा है, बट इनकी एक यही खामी है कि इमोशनल कई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्यारे हैं, बहुत स्वीट हैं, लोग इनके पास बैठना, इनसे बातें करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक हीलर की भी राशि है। कर्क राशि वालों से जब आप बात करोगे ना, तो अपने दिल का सब कुछ बता दोगे उनको, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल आपको कर देंगे। और जब प्यार करेंगे तो एकदम बच्चे की तरह आपसे प्यार करेंगे। और फिर इनका गुस्सा भी ऐसा होता है ना कि आपको बुरा लगेगा कि इनको गुस्सा क्यों आ गया, या इतना प्यारा आदमी इसको गुस्सा क्यों आ गया। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा प्यारे भी नहीं रहते, बहुत डेंजरस हो जाते हैं कर्क राशि वाले। इमोशन है ना, इमोशन में आपका एंगर भी आता है तो वो भी एक्सट्रीम पे चला जाता है, प्यार भी आता है वो भी एक्सट्रीम पे चला जाता है। ये कर्क राशि है। फिर आती है हमारी सिंह राशि, ये सूर्य की राशि है। इन लोगों को हमेशा लॉयल लॉयल पाओगे इनको। दूसरा आप पाओगे कि दहाड़ने वाले लोग हैं ये, ठीक है, इनको दबाया नहीं जा सकता बहुत जल्दी। चार्मिंग पर्सनालिटी कैरी करते, कमरे में आएंगे तो इग्नोर नहीं कर सकते आप इनको, बातें ऐसी करेंगे कि आप इनसे इम्प्रेस हो जाओगे। अब जो शेर होता है ना, शेर की अगर शरण में आप चले जाओ कि अरे हमने मान लिया कि तुम हमारे बॉस हो, ठीक है, तब तो ये अपनी जान से भी ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। यानी कि अगर आप इनसे ईगो मत दिखाओ, आप इनको चैलेंज मत करो, आप इनको कह दो कि अब आपको संभालना है, आई एम विद यू, फिर देखो ये कितना बढ़िया, बहुत अच्छे हस्बैंड बनते हैं, बहुत अच्छी वाइफ बनते हैं सिंह राशि वाले लोग, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं सिंह राशि वाले लोग, क्योंकि ये अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको जब प्यार होता है ना सिंह राशि को, तो ये ढिंढोरा पीटते हैं कि मुझे प्यार हो गया, अब ये मेरा गर्लफ्रेंड है या ये मेरी बॉयफ्रेंड है। तो इस तरह से ये सिंह राशि वाले लोग होते हैं। इनके साथ चैलेंज ये है कि इनको जब तक कोई जानता नहीं है ना, तो दूर से एरोगेंट, ईगोइस्टिक, घमंडी ऐसे ही लगेंगे ये। जब आप इनको जानने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा ये ऐसे नहीं है। फिर हमारी नेक्स्ट राशि वर्गो यानी कन्या राशि आती है, जो कि बुध की दूसरी राशि है। ये लोग हैं जजमेंटल, क्रिटिकल बहुत हैं और एनालिटिकल इनका माइंडसेट है। यानी कि अगर कन्या राशि वाला आपके आसपास है तो वो छोटी छोटी बारीकियां देखता है, गलतियां देखता है कि ये गलत है वो गलत है। बड़े अच्छे एडिटर बनते हैं गलतियां निकालने के लिए, है ना। सो वर्गो ये काम करता है। वर्गो का एक ये भी है कि इसका जब आप फोटो देखोगे तो एक लेडी है जो पानी में चल रही है और नाव में बैठी है, एक हाथ में लालटेन लेकर कुछ ढूंढ रही है। तो ये कमियां ही ढूंढ रहे हैं हर जगह, ओके। कोई भी बात आप वर्गो वाले के पास लेकर जाओगे कि ये बात है, तो हमें पहले कॉन्स देखेगा कि इसमें नुकसान क्या क्या है, उसके लिए प्रिपेयर करेगा। प्रोज बाद में देखेगा या इग्नोर ही कर देगा। हमेशा कन्या राशि वाला प्लान बी के साथ रेडी रहता है कि कुछ गड़बड़ होगा तो मैं संभालने आ जाऊंगा, ओके। वर्गो वाले बिजनेसमैन बहुत अच्छे बनते हैं, बस इनको ना इनके आसपास लोग रहना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि ये कमियां गिनाते रहेंगे उनकी, इस तरह का इनका नेचर होता है। फिर आती है हमारी लिब्रा। दुनिया में सबसे अमीर लोगों की अगर राशियां निकाली जाए तो सबकी ज़्यादा लिब्रा मिलती है। रीज़न, ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि सबसे फेवरेट राशि है शुक्र की। शुक्र है द गॉड ऑफ लग्जरी। अभी ये मूल त्रिकोण राशि बन गई शुक्र की, तो नेचर इनका आपको मिलेगा वेरी वेरी चूजी, वेरी वेरी पिकी। ये कपड़े से लेकर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने रिश्तों तक भी बहुत चूजी होते हैं। किन से दोस्ती करनी है, किन के साथ उठना बैठना है, ये चूज़ करते हैं। ऑल्सो आप जब लिब्रा को देखोगे, तराजू से रिप्रेजेंट होता है ये, तो ये हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। बहू में और सास बहू में भी बैलेंस बनाएगा अगर कोई लिब्रा वाला पति मिल गया है आपको तो। इसी तरह से अपने ऑफिस में भी देखो बैलेंस बना रहा है। इनको फाइट्स नहीं चाहिए, इनको लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, कियोस नहीं चाहिए, इनको हर जगह बैलेंस बनाना है। बहुत अच्छे मीडिएटर बनते हैं, आर्बिट्रेटर बहुत अच्छे बनते हैं तुला राशि वाले लोग। तुला राशि वाले की जो सबसे खास बात यही है कि इसको लगभग लगभग हर एक चीज़ का गुण मिल जाता है। बातें भी अच्छी करता है, सोच विचार भी इसके बेहतर होते हैं, और यूजुअली जॉब ओरिएंटेशन होता है, बट जब बिजनेस करने आता है तो वो भी लग्जरी बिजनेस, बड़ा बिजनेस करता है। शुक्र का बहुत बड़ा योगदान इस राशि के ऊपर है। नेक्स्ट हमारी राशि है वृश्चिक राशि, जो कि 8 नंबर की राशि है और मंगल की दूसरी राशि है। ये राशि थोड़ी सी डिफिकल्ट राशि होती है, क्योंकि ये लोग हमेशा डेप्थ, रिसर्च, अंदर तक जाना है किसी चीज़ के, इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में कई सारे इवेंट्स सडन बहुत होते हैं, अचानक से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब कुछ बेहतर चल रहा था, अचानक से एक बैड न्यूज़ आ गई। सब कुछ बुरा चल रहा था, अचानक से गुड न्यूज़ भी आ गई। और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होता है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बार करियर भी बदल सकते हैं ये, एकदम से पूरा व्यक्ति बदल सकता है। तो इस राशि के साथ क्या हो रहा है इसको खुद नहीं पता, ठीक है। सो सडन इवेंट्स की राशि हो जाती है। अब क्योंकि मंगल की राशि है, दे आर ऑल्सो लाइक मेष राशि, एनर्जेटिक हैं, काम करना है, काम बता दो कि ये काम अब तक करना है, दे विल डू, वो कर डालेंगे उतना, ठीक है। फिर आती है सबसे प्यारी राशि इस पूरी सीरीज़ की, धनु।
सैजिटेरियस, ये जुपिटर की पहली राशि है। धनु राशि वाले लोगों के अंदर गुरुत्व होता है, धनु राशि वाले लोगों के अंदर गुरु तत्व होता है। गुरु तत्व का क्या मतलब है? पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, ये सब इनको बहुत पसंद होता है। आप धनु राशि वाले को देखोगे, ये रिलीजियस भी बहुत है, इनको भगवान का डर भी बहुत होता है। ये हमेशा ना चीज़ें बड़ी बड़ी चाहते हैं ना, कि जैसे घर बड़ा, गाड़ी बड़ी, ठीक है, और पैसा बैंक बैलेंस मोटा बड़ा। धनु राशि वाले दे आर वेरी लाइकली टू गेट फैट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि गुरु भी एक ऐसा फैटी प्लैनेट है, तो बहुत मोस्ट लाइकली ये फैट हो जाते हैं। बट बहुत अच्छी है ये, फादर का सहयोग इनको अपने फादर से बहुत प्यार होता है, या फिर फादर नहीं है तो किसी गुरु से, किसी मेंटर से बहुत फ़ायदा होता है। ये एक सर्च में है कि मुझे कोई टीचर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, और एक टाइम पे खुद ही टीचर और खुद ही गुरु बन जाते हैं बहुत लोगों के। नेक्स्ट फिर राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये शनि की पहली राशि है। मकर राशि वाले लोग यहाँ पे वर्कोहॉलिक नेचर के मिलते हैं। मकर राशि वाले व्यक्ति किसी से दोस्ती करने से पहले 4 बार सोचेंगे, किसी को प्यार करने से पहले तो 14 बार सोचेंगे। ये इनको आप इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो एकदम से नहीं होते। इनके साथ आप फ्लर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, एकदम से इनसिक्योर होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस नेचर के नहीं होते हैं। इनको इम्प्रेस करने के लिए आपको इनके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्चुअल में जब आप मेहनत कर रहे हो या इनसे बात कर रहे हो तो ये आपको जज कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसा है। आपके दोस्तों को देख रहे हैं, आपकी फैमिली को देख रहे हैं। जब सब बेहतर लगेगा तब जाके हाँ बोलेंगे। ये मकर राशि का काम है। बस काम काम काम, मकर राशि के लिए लाइफ में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो खुश है या दुखी है, उसका काम देख लो कैसा है। काम अगर अच्छा चल रहा है तो खुश है, काम अगर खराब चल रहा है तो दुखी है, ठीक है। तो उनके ऑफिस का जो माहौल है वो घर में आ जाता है। ये मकर राशि है। फिर आती है हमारी कुंभ राशि, हम सबकी प्यारी कुंभ राशि, ज्योतिष की राशि बोला जाता है कुंभ राशि को। कुंभ राशि वाले वर्सेटाइल होते हैं, इनके अंदर हर एक राशि का गुण आपको दिख जाएगा। अभी तक मैंने जितनी कहानी बताई, कुंभ राशि वाला कहेगा सारी मेरी कहानी है, ठीक है। कुंभ राशि की बात ही इतनी खास है क्योंकि हर एक चीज़ इसके अंदर आपको मिलती है। ये इमोशनल भी हैं, ये प्रैक्टिकल भी हैं, इन्हें फिलॉसफी भी बहुत पसंद है। कुंभ राशि वाले की चाहत ये है, ये बहुत सारे लोगों से काम करवाना चाहता है, कई सारे लोगों को एक साथ बैठकर डायरेक्ट करना चाहता है कि ये एक प्रोजेक्ट है, तुम सब इसके पार्ट हो, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। तो बॉर्न लीडर भी है सिंह की तरह, और प्लानर भी है धनु की तरह। धनु राशि वाले बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। कहीं झगड़ा भी हो गया तो बैलेंस बनाने भी चला जाएगा, तुला राशि की तरह। सबसे वर्सटाइल, सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि है। नेक्स्ट हमारी लास्ट जो राशि है दैट इज मीन। मीन राशि गुरु की आखिरी राशि है, और इसको मैंने अभी बोला ना, भगवान भरोसे। ये गुरु की आखिरी राशि का मतलब यही है कि जो होगा देख लिया जाएगा लास्ट में। हाँ, भगवान संभाल लेगा। ये जॉब छोड़ देते हैं, देख लेंगे, ठीक है, शादी कर लेते हैं, देख लेंगे, ठीक है। ये एटीट्यूड है इनका। इनको अप्रिशिएशन बहुत चाहिए लाइफ में, दे क्रेव फॉर अप्रिशिएशन। लास्ट की राशि है तो जो बचा कुचा है वही मिलता है। इसमें लास्ट का नक्षत्र भी आता है रेवती, तो सबके लिए कर देंगे घर में, फिर कुछ बच गया तो अपने लिए कर लेंगे। अब आईफोन लेना है तो पहले घर में सबको दिला देंगे, फिर अगर पैसा बचा तो अपने लिए मैं ले लूँगा। ये मीन राशि का एटीट्यूड है। मीन राशि वाटर एलिमेंट है तो इमोशनल बहुत हैं ये, इतने इमोशनल हैं ये कि आप इनकी 4 तारीफ कर दो तो ये अपने मुंह का निवाला आपको दे दें, इतने इमोशनल हैं। बट जब बहुत दुखी हो जाएगा अगर आपसे, या आपने बहुत हर्ट कर दिया मीन राशि को, तो ये पलट कर नहीं देखता। इस राशि की एक खास बात है कि अगर आज ये एंड है, आज ख़त्म कर दिया ना, तो आज ख़त्म कर दिया। अब ये नहीं होगा अच्छा बेबी सॉरी मुझे मान जाओ मेरी बात, नहीं, अब ख़त्म हो चुका है और ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से 12 राशियों को मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, वो मेन बातें सारी बताई हैं। तो ये 12 राशियों के नेचर है। आपके हिसाब से इन 12 राशियों में से सबसे अच्छी राशि आपको कौन सी लगती है? मैंने बताया कि कुंभ राशि, क्योंकि मेरी खुद की भी है तो वहाँ पे मेरा वो बायस नेचर है ना, तो आप जज मत करना मुझे, ठीक है। ये मुझे सबसे अच्छी राशि लगती है। उसके बाद मुझे तुला राशि बहुत अच्छी लगती है, कर्क भी अच्छी लगती है। ये 3 राशियों में कहूँगा कि पर्सनल, ये मेरा पर्सनल है, बाकियों का अलग अलग हो सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है वाले लोग ज़्यादा लाइफ में अच्छा करते हैं, ठीक है। आप किसी भी राशि के हो, आप बेहतर कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल चॉइस की बात थी तो मैंने वो बताया। तो अब बात करें अगर हम न्यूमरोलॉजी की, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? जैसे आपने कहा आपके डेट ऑफ बर्थ के उस पर हम ये कैलकुलेट करते हैं। आपकी डेट क्या है? 24 नवंबर। जैसे आपका जन्म 24 नवंबर को हुआ है, तो 24 ये तारीख उठा लेनी है हमें, नवंबर हटा दिया, ठीक है, ठीक है। अब 2 + 4 6, तो आपका मूलांक या फिर साइकिक नंबर 6 हो गया। तो अभी जब नंबर 6 की बात होगी तो आपकी बात होगी, ठीक है। अभी अगर मुझे बर्थ ईयर पता चल जाए आपका, लेट्स सपोज आपको मान लेते हैं बर्थ ईयर है सन 2000, ओके, तो 24 नवंबर 2000, 2 + 4
नवंबर में 1+1, फिर 2000, जीरो काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 काउंट दो होगा। काउंट तो करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 आपका जो भाग्यांक है या डेस्टिनी नंबर है वो 1 हो जाएगा। ओके। ओके, तो इस तरह से जब आपको मूलांक निकालना है तो सिर्फ डेट देखनी है, और जब आपको भाग्यांक निकालना है डेस्टिनी नंबर, तो डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करिए और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, वो आपका डेस्टिनी इन नंबर है। दोनों में क्या डिफरेंस है वैसे? जैसे मूलांक जो होता है वो आपके नेचर के बारे में बताता है। ओके। जैसे जो नंबर 6 वाले लोग होते हैं ये पॉजिटिव बहुत है, ठीक है, इनको खूबसूरती बहुत पसंद है क्योंकि शुक्र का नंबर है ये। तो अब ये आपके पर्सनल सोचने का तरीका बताएगा, ठीक है, कि अब नंबर 6 वाला जो व्यक्ति होता है वो इनसिक्योर बहुत होता है अपनी फैमिली को लेकर। उससे लगता है कि कुछ भी बुरा इस दुनिया में होगा मेरे फैमिली के साथ होगा। मम्मी पापा कहीं बाहर चले जाते तो दिल में हौले हौले होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए इनके। छोटा भाई बहन है तो उसके बारे में डरेंगे कि ये कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, फिर उसको चेक करने लग जाएंगे। नंबर 6 वाले पेरेंट्स बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं, हर तरफ से बचाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार एक्सट्रीम हो जाता है तो बच्चे को कभी ग्रो करने के लिए मौका भी नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा नंबर 6 को। नंबर 6 एक नंबर है अनकंडीशनल लव का, ठीक है, कि जब प्यार करते हैं तो कंडीशंस ज़्यादा नहीं देखते, ना लगाते हैं। ओके, तो ये आपका क्या, ये आपका नेचर बता रहा है। अब आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये बताएगा कि आपको करियर में अपने काम में पाथ में चलना कैसे है। जैसे जिसका 1 है उसको पता है उसे लीडर ही बनना है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएगा जहाँ पर उसके ऊपर लोग बैठे हैं और उसको टॉन्ट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, टारगेट क्यों नहीं पूरा किया, ये उसका नेचर नहीं है। उसका नेचर है कि वो ऐसा काम दूसरों के लिए करे, वो लीड करे। ऐसे ही किसी का अगर भाग्यांक 2 है तो उसका नेचर ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं है, शांति, पीस वाला नेचर है, तो उसको ऐसी जॉब सूट नहीं करेगी जहाँ पर प्रेशराइज किया जाता है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है। उसको पीसफुल करियर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसीलिए नंबर 2 एक्टिंग हो गया, जहाँ पे अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हो, बातें करना हो गया, साइकेट्रिस्ट होना, डॉक्टर होना, ये सारे करियर उनको बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। पर आप उनको किसी कॉम्पिटिटिव उसमें डाल दो, सेल्स वाले बना दो, तो फिर उतना बढ़िया नहीं कर पाते वो। आप समझ गए ना कि डेस्टिनी नंबर जो है वो आपका करियर कैसा जाएगा, आपका नेचर करियर के हिसाब से कैसा है, और जो साइकिक नंबर यानी मूलांक है आपका नेचर अपने लिए कैसा है। और बाकी जो नंबर्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें कि अब मैं मूलांक के हिसाब से बताता हूँ कि इनकी सोच कैसे होती है। अगर आपका नंबर 1 है, मूलांक 1 है, तो ये राजा टाइप है, सूर्य का अंक है, सो लीडरशिप क्वालिटी है, बात करने के बहुत अच्छे होते हैं और बहुत प्यारा नंबर है अंक 1। अंक 1 वाले हमेशा ये चाहते हैं कि वो कहीं पर भी जाएं वो टॉप 1 बन जाएं, 1 नंबर पे आ जाएं। वो जॉब भी करेंगे तो कहेंगे कि मैं नंबर 1 पे आ जाऊं, वो जो बिजनेस भी करेंगे तो सोचेंगे मैं नंबर 1 पे आ जाऊं। जेलस बहुत जल्दी होता है ये नंबर, ठीक है। अपने आसपास वाले लोगों को अपने अब जैसे थोड़ा सा बेहतर होता देखेगा, अब फिर इसके अंदर का शेर जागता है कि अभी इसको पिछाड़ना है मुझे, अदरवाइज ये शांत बैठा रहता है। कहा जाता है कि सूर्य का अंक है, सूर्य सेंटर में होता है, बाकी सारे प्लैनेट उसके आसपास घूम रहे हैं, तो उसको हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का मन होता है, और मन हो या ना हो ये बन ही जाता है, ठीक है, चाहे अच्छी चीज़ों के लिए हो चाहे बुरी चीज़ों के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इमोशनल बहुत होते हैं पर इनके इमोशंस आप कभी देख नहीं पाओगे क्योंकि राजा रोते हुए अच्छे नहीं लगते। सो ये अकेले में रोएंगे, मूवी देख के रो देंगे, बट आपके सामने मैं कमज़ोर हूँ, मुझे बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, ये नहीं बताएंगे। चाइल्डिश नेचर होता है अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ तोतली लैंग्वेज में ही बात करते हैं, ठीक है, कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसे ही कर, ये नंबर 1 का हो गया। इसी तरह से अगर नंबर 2 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 2 हो जाता है। ये चंद्रमा का अंक है। आपको ऐसे लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड, इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के मिलेंगे। छोटी छोटी बातें इनका दिल दुखा देती हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर ये हफ्तों तक सोच भी सकते हैं। किसी ने तेज़ आवाज़ में बात कर दी तो इनको बुरा लग जाता है, ठीक है। सो बड़ा सॉफ्ट नंबर है। बट नंबर 2 की इंट्यूशन होती है अच्छी, मानता नहीं है कभी, वो बात अलग है, बट इसको पता चल जाता है होने क्या वाला है। तो आप अंक 2 वाला कोई मिलेगा तो कहता हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि मुझे डेजा वू हुआ, मुझे इंट्यूशन आई थी, मैंने ये देखा था, वैसा ही हो गया। ये नंबर 2 है। फिर आता है अंक 3। अंक 3 गुरु का अंक है, तो हंसना, हंसाना, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है इनका। अंक 3 को मैं बहरूपिया बोलता हूँ कि ये स्कूल वाले दोस्तों के सामने बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी, कॉलेज वालों के सामने डिफरेंट ही पर्सनालिटी है, और ऑफिस वालों के सामने डिफरेंट पर्सनालिटी। कॉलेज वाले दोस्त इसको कह रहे हैं बेवकूफ़ आदमी है, हमेशा ऐसी बेवकूफ़ वाली हरकतें करता है, वही ऑफिस वाले कहते हैं इससे ज़्यादा महान तो कोई है ही नहीं, क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है। अब क्योंकि गुरु का ये नंबर है तो ज्ञान लेना और ज्ञान देना दोनों इनको आता है, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ को सुनते रहते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, सीख के फिर अगले दिन जाएंगे, कल बताएंगे। तो मैं बताऊँ, कल मैंने पॉडकास्ट देखा था, मूलांक 1 वाले ऐसे होते हैं, तुम हो ऐसे, तो ये अंक 3 ऐसा करता है।
अंक 3 वाला 21st सेंचुरी भी चल रही, तो इस टाइम पीरियड में प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट प्यार मोहब्बत की इनकी ज़िंदगी बहुत खास नहीं है, कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन लव लाइफ या मैरिड लाइफ में देखने को मिलता है। फिर आता है बड़ा मिस्टीरियस नंबर अंक 4। अंक 4 में राहु का नंबर है। इनको समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि राहु एक शैडो है, परछाई है। अब किसी की परछाई आप देखोगे तो बता दोगे कि मोटा है, काला है, गोरा है या छोटा है, नहीं बता पाओगे। ऐसा ही अंक 4 है, ये कब क्या कर रहे हैं नोबडी नोज। इसीलिए अंक 4 के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा साथ साथ चलती रही। कहते कुछ है, दुनिया समझती कुछ है, होता कुछ और ही है। अंक 4 की फीमेल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती, सुंदर होती हैं। दैट इज़ वाई लोग इनकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं और इनके पास आ जाते हैं, और इनको लगता है कि वो प्यार कर रहा है, पर एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो इनका प्यार मोहब्बत में बड़ा दिल टूटता है। इवन अंक 4 के लोगों को इनके खुद के घर वाले नहीं समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, क्योंकि दे आर वेरी यूनिक, वेरी ओरिजिनल। राहु आया ही इसलिए है कि जो एक ढर्रा, एक परंपराएं चलती चली आ रही हैं, इनमें बड़ी खामियां हैं, इनको सब खत्म करो, एक न्यू ऑर्डर लेकर आओ। 2020 में आया था, 4 नंबर का साल था वो, 2+0+2+0। आपने देखा कितनी जो सब चीज़ें बंद हो गई, फिर जूम पे अब क्लासेस चलने लग गई, लोग पॉडकास्ट करने लग गए, शेयर मार्केट की तरफ लोग चले गए। ये क्या हुआ कि अब ये पुराना खत्म करो, एक न्यू ऑर्डर स्टार्ट करो। यही करता है अंक 4। अब जब वो ऐसी बातें घर परिवार में करता है तो घर परिवार वाले नहीं समझ पाते। ये रीति रिवाजों पे सवाल उठाता है ये अंक कि क्यों पैर छू रहे हो, क्यों शादी करके लड़की ही लड़के के घर जाएगी, क्यों, क्या ज़रूरी है। अब इसको जब तक लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा जो कि इसकी लॉजिकल एपेटाइट को पूरा ना करे, ये नहीं मान सकता कोई बातें। हमेशा लॉजिकल रहेगा, हमेशा प्रैक्टिकल रहेगा, जिस वजह से हमेशा अकेला भी रहेगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट है। उम्र में बड़े हो छोटे हो फर्क नहीं पड़ता, सच है तो मैं मुंह पे बोल दूंगा। बहुत अच्छे वकील बनते हैं क्योंकि डिबेट करना बहुत अच्छा था, फैक्ट्स पे बात करते हैं, लॉजिक्स पे बातें करते हैं, हवा में बातें नहीं करते। अंक 4। फिर आता है हमारा बुध का अंक, अंक 5। ये अंक ऐसा है जो बैलेंसर है, क्योंकि इसके 4 अंक इधर हैं, 4 अंक इधर हैं, ये बीच में आया, तो ये क्या करता है, ये बैलेंस करता है। ये आप पाओगे कि ऐसा व्यक्ति ना छोटी सी बात को इतने लंबे में बताएगा आपको। उसको बस ये कहना होगा कि ऋतु जी यहाँ से उठ के वहाँ जाना है, कहेगा पता है क्या, आज पॉडकास्ट हो रहा है, यहाँ पे सोफ़ा है और आप यहाँ बैठे हो, पर मैं चाहता हूँ आप यहाँ से उठकर वहाँ पे जाओ, क्योंकि उससे वो होगा, उससे ये होगा। अरे भाई, एक आराम से बता सकते हो, यहाँ से उठ के वहाँ जाओ। ऐसा नहीं करेगा 5 वाला। लंबी बातें, बहुत सारी बातें, इतनी बातें, बातूनी टाइप के लोग होते हैं ये, बट वेरी वेरी चेंज ओरिएंटेड। मार्केट में बदल क्या रहा है, मार्केट में चलेगा क्या, अंक 5 समझ जाता है, भाप जाता है कि अब वक्त बदल रहा है। इसलिए आप हमेशा देखोगे अंक 5 वाले को ये बदलाव की बातें करते हैं, चेंज की बातें करते हैं। इनको रिस्क बहुत पसंद है। जब तक इनको रिस्क नहीं मिलता ना तो ये बोर हो रहे हैं, सारी चीज़ें सिंपल चल रही, मज़ा ही नहीं आ रहा है। कुछ चैलेंज दो, कुछ रिस्क दो, तब जाके आनंद आएगा इनको। अंक 5 वाला व्यक्ति बिजनेस आज नहीं तो कल करेगा ही करेगा। और आप अभी देख लो, जो सुन रहे हैं उनके मन में 2 बिजनेस के आइडिया तो अभी हैं, ठीक है। ये पता है, वो लोग हैं जो मोमोज वाले की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं, हाँ, जो सोचते हैं कि भैया कितना, 100 रुपए की एक प्लेट है, 10 तो मेरे सामने बेच दी, 1000 रुपए कैलकुलेशन पूरी करते हैं कि इसने कितना अपना अर्न किया, फिर उसमें इसकी रॉ मटेरियल कितना लगा, इसमें खर्चा कितना हुआ, अरे बाप रे, 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट, मैं नौकरी छोड़ के यही करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा मोमोज वाले के हर किसी के साथ करते हैं, और जो इनको सबसे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कहेंगे मैं भी यही करना। मुझे लगता है मोमोज की शॉप पे जाके सबको लगता है हमें बिजनेस करना चाहिए, और उनके कैलकुलेट पूरा करते हैं। फिर आता है अंक 6, ठीक है, वो हमने कवर ही कर लिया। अब हम अंक 7 पे चलते हैं। अंक 7 है केतु का अंक। ये है क्यूरियोसिटी का, कन्फ्यूज़न का और इंट्यूशन का। स्पिरिचुअलिटी का अंक भी यही है, डिटैचमेंट का भी नंबर यही है। अगर आपका नंबर 7 है तो आप कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहते हैं। अगर आपका अंक 7 है तो आप वो चीज़ें देखते हैं जो लोग आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपका अंक 7 है तो आपके सपनों में किसी की डेथ भी दिखेगी और वो एक्चुअल लाइफ में हो भी जाएगी। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी कई सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अब मैंने कहा कि ये वो देखते हैं जो कोई नहीं देख सकता, क्योंकि केतु की कभी आप पिक्चर देखना तो उसके पास आंखें नहीं होती हैं, उसके पास सिर्फ उसका धड़ है और तलवार है हाथ में, ठीक है। तो वो अंधेरे में चल रहा है वो, दैट इज़ वाई ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि केतु के पास आंखें नहीं हैं। बट इसलिए केतु वो देख रहा है जो कोई नहीं देख पा रहा है। ये किसी से भी मिलते हैं ना, 5 मिनट में उसका पूरा कि ये बोल क्या रहा है और चाह क्या रहा है ये समझ जाते हैं। फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, इसके साथ वाइब अच्छी नहीं आ रही है, ये अंक 7 बहुत अच्छे से पकड़ता है। महेंद्र सिंह धोनी को आपने देखो, वो भी अंक 7 के ही हैं। उनका क्या नहीं, जो कोई नहीं देख पा रहा है, DRS धोनी रिव्यू सिस्टम, वो देख लिया, ठीक है।
तो इस तरह की पर स्पिरिचुअलिटी में आप इनको हमेशा पाओगे, ये नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं मिस्टिसिज्म के ऊपर या कल्ट की दुनिया में, ज्योतिष सीखने में, न्यूमरोलॉजी सीखने में बहुत रुचि होती है इनको ये सब करने में। आगे बढ़ते हैं। अंक आठ शनि का अंक होता है, ये वेल्थ का भी नंबर है। इसको लोगों ने बहुत बुरा भला बोला है सालों तक, ठीक है, इसलिए लोग अंक 8 से डरने लग गए हैं, बट इवेंचुअली इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। अभी कोई भी अंक 8 वाला व्यक्ति 8, 17, 26 तारीख को पैदा हुआ है, आप पाओगे कि हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी रखने की आदत होती है, पैसे इधर उधर छोड़ देने की आदतें होती हैं, इनके जेब से पैसे निकलते हैं। ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही फाइनेंस की नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट, ये सब पता चल जाता है, बहुत कम उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। इनके साथ दिक्कत बस इतनी होती है क्योंकि शनि इज़ अ स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट, तो इनकी लाइफ में चीज़ें स्लो बहुत हो रही होती हैं, धीरे धीरे हो रही होती हैं, और जब कुछ अच्छा होता है तबीयत खराब हो जाती है। तो ये भी इनके साथ, तो बस वो डिले को अगर ये पेशेंस रखे रहें, क्योंकि ये नंबर पेशेंस का भी है, तो ये बहुत अच्छा साइन करते हैं। इतना साइन करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का भी नंबर 8 है, और एक नहीं 2 प्रधानमंत्री थे, उनका नंबर 8 था। सो ये इतना पावरफुल नंबर है। शनि इज़ मनी, ये नंबर वो रिप्रेजेंट करता है। आप जब चाइना में जाओगे ना, तो वहाँ नंबर 8 को बहुत पवित्र मानते हैं। नंबर 8 के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि मेरी दुकान नंबर 8 की मिल जाए, मेरी गाड़ी का नंबर 8 मिल जाए। वहाँ पे नंबर 8 को फा बोलते हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में, जिसका मतलब मनी होता है। तो 2008 में चाइना में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, 8 अगस्त 2008 को। तो 8:08 में इनॉग्रेशन किया उन्होंने। तो वहाँ पे 8 नंबर को इतना पवित्र मानते हैं। इवन आप जो चाइनीज़ कंपनी देखो, जैसे हुआई एक चाइनीज़ कंपनी है, उसके लोगो देखना, वो 8 लीव्स बना रखी हैं, तो वो 8 नंबर को बहुत अच्छा मानते हैं। और यहाँ इंडिया में क्या करते हैं, 8 नंबर आ गया तो अभी परेशानी होगा, बुराई होगा, 8 नंबर का घर नहीं चाहिए, ये सब। चलो बात आपकी ठीक है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो डिले, ऑब्स्टेकल्स और ट्रबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर अगर मूव करें, नंबर 9 मंगल का अंक है, एनर्जी का नंबर है। ऐसे लोगों को आप फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर का देखोगे, गुस्से वाले होते हैं, फिटनेस फ्रीक देखोगे अपनी सेहत को लेकर। अंक 9 अगर आपका है और आप फिटनेस से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, क्योंकि एनर्जी बॉडी में ज़्यादा है ना। आप क्या है कि आपके चेहरे पे पिंपल हो जाएंगे, बॉडी में कोई स्किन एलर्जी हो जाएगी आपको, अगर आप फिटनेस का काम नहीं कर रहे हो। अंक 9 वाले व्यक्ति के पास आप जाओ कि मुझे ये हेल्प चाहिए, खुद कर सकता है तो कर देगा, नहीं तो उससे मिलवा देगा जो कर सकता है। अंक 9 वाले के कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, हर जगह इसको पता कि कौन सा काम किससे मेरा हो सकता है। अंक 9 वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मन में एक ही बात उसकी रहती है ना, कि जब मेरे पास पैसा हो जाएगा ना, तो मैं एनजीओ खोलूँगा, मैं कोई वृद्धाश्रम खोलूँगा, कोई स्कूल खोलूँगा। अंक 9 का ये मन होता है बहुत, और ये करते भी है। अंक 9 सेनापति का नंबर है, मंगल का नंबर है, मोक्ष का नंबर भी इसको बोला जाता है। इसलिए आप इनको पाओगे ना कि ये एम्बिशियस बहुत है, और इतने एम्बिशियस हैं कि कभी खुशी नहीं हो पाते हैं। पहले सोचेंगे 10,000 रुपये महीना मिल जाए बहुत है, मिल गया, अब कहेंगे 1 लाख से नीचे तो बात ही क्या करनी चाहिए, वो भी मिल गया। फिर कहेंगे वर्मा जी को तो 5 लाख मिल रहे हैं, वहाँ भी परेशान। फिर ये एम्बिशन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। फिर इनका मन करता है पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अंक 9 वाले लोग ऐसे होते हैं। किस राशि के लोगों को बिजनेस करना चाहिए, अगर किसी के मन में आता है कि मैं आप मुझे फंसवाओगे आज, ठीक है। बाकी वाले बोलेंगे हम नहीं कर सकते क्या, ठीक है। अगर बिजनेस की बात है तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो राशि है वो, अब कैसे बताओ, सारी राशियां लगभग बिजनेस कर रही हैं इसमें, ठीक है। हर कोई बिजनेस करना चाह रहा है आजकल। मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, आपका एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपके आसपास वाले लोगों का डिफरेंट होना चाहिए आपसे, ठीक है। अभी जैसे हमारा भी काम चलता है ना, तो मेरी सोच पढ़ाने पर है, बट कोई एक ऐसा चाहिए कि जो कहे अरे भैया कितना पढ़ाओगे, हर किसी को नहीं ज्योतिष सीखना है, कईयों को समझना है अपने बारे में, बस इतना है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला भी कोई होना चाहिए। सो मल्टीपल लोगों को आप अपने पास रखो। अगर राशि का नाम लेना ही है तो मैं कहूँगा मीन राशि काफ़ी बेहतर है, कन्या राशि तो और ज़्यादा बेहतर है, मेष राशि, मीन, कन्या और मेष, मैं इन 3 राशियों का नाम लूँगा जो बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। बाकी की राशियाँ भी कर सकती हैं। अगर कोई अपनी कुंडली चेक करवाना चाहे, जैसे हमें लगता है कि कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमें कुंडली चेक करवानी चाहिए, नॉर्मली ऐसे इंसान को कब अपनी कुंडली टाइम टू टाइम चेक करवानी चाहिए, कि ज़रूरी है कि ये कुंडली चेक करवाना टाइम टू टाइम की एज सच? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से 1 साल में 1 बार। 1 साल में 1 बार। जैसे आप जनवरी में चेक कराओ कि ये साल कैसा जाएगा, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, आपने पता कर लिया नाउ। अब आपको खुद समझ में आ गया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, नाउ आप बच के रहेंगे। जैसे किसी साल कोई बता देगा इस साल तो बड़ी तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको, अब आप प्रिपेयर हो,
आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था तो करा लिया अपना, ओके। ऐसा हुआ भी था हमारे साथ एक बार। हमारे घर में एक बात है कि शनि की 7.5 शुरू होने वाली। अब शनि की 7.5 में हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है और हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ता है। तो उनका इंश्योरेंस नहीं था, हमने इंश्योरेंस करवाया, हुआ वैसा ही हुआ। बेड से गिरे, रिब्स टूट गई, हॉस्पिटलाइज हुए, 4 लाख का खर्चा आया, पर एक भी पैसा जेब से नहीं गया क्योंकि इंश्योरेंस हो गया था। तो ये क्या है, इवेंट तो हुआ, इवेंट तो किसी ने नहीं, कोई नहीं बदल पाया, पर नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। अभी 4 लाख जेब से जाते, सबके लिए 4 लाख छोटी बात थोड़ी है, बड़ी बातें हैं, ठीक है। तो आप फाइनेंशियली भी परेशान होते और हेल्थ से भी परेशान होते। ये क्या था, ये ज्योतिष आपको पता था तो आप अपनी प्रॉब्लम के लिए रेडी थे। किसी ने बता दिया कि इस बार तो कोर्ट केस हो रहा है, तो पहला तो आप कोशिश करोगे झगड़ा लड़ाई कम हो। दूसरा, अगर वहां तक बात पहुंच ही जाएगी तो आप समझौते वाले बन जाओ, ईगो में नहीं आओगे कि अरे अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो बता जाएगी अगर कोर्ट केस हुआ ना तो बेटा बहुत लंबा चलेगा, इससे पहले समझौता करके ख़त्म कर दो। तो ये आप रेडी हो चीज़ों के, तो साल में एटलीस्ट एक बार दिखानी चाहिए। और अगर छोटा बच्चा है बहुत ज़्यादा, 12 साल की उम्र तक है, तो कोशिश करिए मत दिखवाइए उसकी कुंडली, ठीक है। उसे जीने दो, खुल के हंसने दो, खेलने दो, जो कर रहा है करने दो। अभी किसी पंडित जी से पूछ के क्या करेगा, इसको फाइनेंस में जाना, अभी से मत पढ़ाने लग जाओ उसको, पढ़ेगा 12 साल से बाद बच्चों की कुंडली दिखाइए। हाँ, अगर कोई हेल्थ इशू है बच्चे को तो दिखानी चाहिए कुंडली, ठीक है। कर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, अच्छा सवाल है ये। हम जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारा कर्म है। कि मैंने, मान लीजिए कोई XYZ व्यक्ति है, मैंने उसके लिए कुछ बुरा कर दिया, उसके लिए गड्ढा खोदा, वो उसमें गिर गया, तो ये मुझे लगेगा कि ये मेरा बुरा कर्म है, बाद में जाके रियलाइज़ होगा। नहीं, कर्म अच्छे या बुरे इंटेंशन पे डिपेंड होते हैं। आपने अगर सोच भर लिया कि उसके लिए गड्ढा खोदूंगा, गिर जाएगा, वो परेशान होगा, आपका बुरा कर्म काउंट हो गया। अब आप करो रियल लाइफ में या ना करो, सोचने से ही कर्म। इंटेंशन, आपकी इंटेंट बहुत ज़रूरी है। आपने कोई भी, एक माँ भी अपने बच्चे को मारती है, ठीक है, मारा उसने, पर इंटेंट अच्छा था कि मेरे बच्चे का वो होगा, भला होगा इसमें से, तो वो बुरा कर्म में नहीं काउंट हुआ। लेकिन वहीं पर एक हत्यारा भी किसी को गोली मार देता है, इंटेंट बुरा है कि जान लेनी है, तो वो कर्म, इंटेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बारी जो हमारा कर्म है उसको हम मतलब बदल नहीं सकते, जो एक बारी हमने कर दिया वो कर दिया, कोई इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। प्रायश्चित कर सकते हैं, ठीक है। आपने पुराने सीरियल देखे, उसमें प्रायश्चित करना है मुझे, तो कर्म बुरे जाने अनजाने में कई बार हो जाते हैं, फिर प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित क्या होता है, आपको जो बहुत करीबी है दिल की चीज़ें उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो कई सारे लोग ऐसे भगवान से कहते हैं भी भगवान मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, मेरा ये काम करा दो। तो ये प्रायश्चित का मतलब है कि पश्चाताप जिसे कहते हैं, प्रायश्चित जिसे कहते हैं कि दुख होना ज़रूरी है। तपस्या करने जाते थे लोग प्रायश्चित, पुराने टाइम पे घर से बाहर चले जाते थे, कहते थे एक ही टाइम खाना खाऊंगा मैं, चप्पल नहीं पहनूंगा, नंगे पैर चलूंगा। ये क्या है, अपने आप को आप रिपेंट कर रहे हो कि मुझे पेन, मैं आई डिजर्व द पेन, मैं मुझे पेन डिजर्व करता हूँ मैं, तो प्रायश्चित हो सकता है। अब नया साल आ रहा है तो हर कोई यही जानना चाहता है कि उनके लिए वो कैसा होने वाला है, कौन सी राशि है जो इस नए साल में अपना मतलब करियर की डायरेक्शन में सोचे या फिर बिजनेस के उससे स्विच करे। तो आपका क्या इसका मतलब प्रेडिक्शन है नए साल को लेके? पहले तो ये जो नया साल आएगा, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में यूट्यूब पे बताया है काफ़ी डिटेल में कि ये साल बहुत स्पीड में भागने वाला है, और इसका ना थोड़ा सा भावनाएं आपको दिसंबर में मिलने लग जाएंगी, और फिर पूरे साल आप देखना ये साल शुरू कब हुआ ख़त्म कब हुआ आइडिया ही नहीं लगेगा। ये साल उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लेज़ी हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन है जिनके अंदर की कल कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। नहीं, आप कल करोगे, आपके आसपास वाले करके निकल जाएंगे आपसे आगे। तो इस ईयर की जो एनर्जी, जैसे 2024 की एनर्जी थी हार्ड वर्क, मेहनत, ठीक है, चेंज। 2025 की जो एनर्जी है दैट इज़ फास्ट, हर एक चीज़ स्पीड में होगी। आप देखना कितने रियल एस्टेट फास्ट ग्रो करेगा, गोल्ड फास्ट ग्रो करेगा, और स्टार्टअप जो कल्चर है फास्ट, AI देखना कहाँ चला जाए, हर एक चीज़ ऐसी होगी आपको लगेगा कि सब बदलता जा रहा है, कुछ नहीं रुक रहा है। जॉब कैसे मिलना, बिजनेस अब किस तरह के चलते हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है 2025 में, और सब कुछ स्पीड में होगा। ये साल वॉर का भी है, फाइट का भी है, क्योंकि मैंने कहा नंबर 9 का साल है ना, और मंगल का, मंगल सेनापति, सेनापति को एक ही काम आता है, वॉर करना। अभी भी काफ़ी कंट्रीज है जिनमें चला ही हुआ है वॉर। अभी ये बढ़ेगा, देखना आप, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इस साल खत्म होगा, इस साल के एंड तक चीज़ें पीसफुल हो जाएंगी, बट आप कई न्यूज़ सुनने वाले हो, सर उसने उस पर मिसाइल दाग दी, उसने उस पर कर दिया। सो ये साल इस चीज़ के लिए भी है।
अभी हर एक राशि के लिए कैसा जाएगा, तो मेष राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, तुला राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए साल बेहतर है, अच्छा है, करियर वाइज बहुत अच्छा है। वहीं पर अगर आप वृश्चिक राशि देखो, सिंह राशि देखो और वृषभ राशि देखो, तो इनके लिए हेल्थ वाइज ये साल थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर इनको इस साल में काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, इन्हें बस अडेप्ट करना है। वहीं पर मीन राशि वालों के लिए साल थोड़ा स्लो है, जो नहीं होना चाहिए। स्पेशली मीन राशि वाले क्या करेंगे, इनकी 7.5 का सेकेंड फेज़ मार्च के बाद स्टार्ट होगा और आप देखना कि हेल्थ इश्यूज़ होंगे। और मैं पिछले 1 साल से मीन राशि को अपने यूट्यूब चैनल पे बार बार बोल रहा हूँ कि हेल्थ पे ध्यान दे लो, हेल्थ पे ध्यान दे लो, क्योंकि शनि महाराज अभी आपकी राशि में एंटर करने वाले हैं। तो मीन राशि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। चीज़ें स्लो ज़रूर होंगी पर पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि बदलेंगी भी चीज़ें आपके लिए। आप पैनिक होकर अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मकर राशि की अगर बात की जाए तो ये साल इनके लिए इनके सिबलिंग्स के लिए एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक होगा, जिस वजह से ये परेशान होंगे। बाकी इनके लिए ये साल बेहतर है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो आने वाला साल है वो साल का बस थीम पकड़ना चाहिए हमें, नंबर ठीक के है? हिसाब से इसका हम जैसे हाँ, थीम इसका थीम पकड़ो साल का। अच्छा, इस साल ना काफ़ी मेजर प्लानिटरी चेंज भी हो रहे हैं। मार्च के महीने में शनि राशि बदल रहे हैं, मई में जुपिटर बदल रहा है, मई में ही राहु केतु भी राशि बदल रहे हैं और सूर्य तो हर महीने बदलता है, ठीक है। तो मेजर जो बड़े बड़े प्लैनेट हैं, जो कि बहुत कम अपनी राशि, जैसे शनि 2.5 साल में एक बार बदलता है, वो राशि बदल रहा है। राहु केतु 18 महीने में एक बार बदलते हैं, वो भी राशि बदल रहे हैं। तो ये साल इस वजह से भी काफ़ी टर्मोइल वाला है। न्यू एरा की बिगनिंग होती है। नंबर 9 उसके लिए प्लेटफॉर्म सेट करता है और फिर जो 2026 आएगा, जो कि 1 नंबर का साल होगा, वो वहाँ से नया एक एरा स्टार्ट होता है। नई सोच, नया थॉट प्रोसेस, नई चीज़ें लोगों को पसंद आने लग जाती हैं। तो आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी मूलांक हो, बस आपको अपनी कमर कस लेनी है, जिम जाना शुरू कर देना है, क्योंकि फिटनेस का साल होने वाला है। ये फिटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा एंड बी रेडी टू वर्क हार्ड एंड वर्क फास्ट। अभी ये नहीं सोचना है कि धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, एक ही काम करेंगे ना, जॉब चल तो रही है बढ़िया, 25,000 30,000 महीने के आ तो रहे। नो, अभी यहाँ पर आप जॉब भी करिए, उसके अलावा आपका क्या पैशन है उसके बारे में सोचिए। फॉर एग्जांपल, आप जॉब करते करते शेयर मार्केट सीखिए या फिर जॉब करते करते ज्योतिष सीखिए, ठीक है। उसके लिए मेरे पास आइए, ठीक है। और उसके बाद अपना कुछ एक पार्ट टाइम भी स्टार्ट करिए, डू समथिंग, क्योंकि दुनियादारी पे नज़र रखिए, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। कोई ऐसी राशि जिसको आप बोलना चाहे कि इस साल थोड़ा संभल के रहे, जो आने मीन वाला राशि, मीन राशि, मीन राशि का हाँ, ही है। मीन राशि को संभल के रहना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि को मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से संभल के रहना चाहिए। अगर नहीं हुई है तो अच्छी बात है, अगर हुई है तो झगड़े लड़ाई बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो वृषभ राशि को अपने यार दोस्तों की जो स्कीम वो लेकर आए या जो प्रपोजल वो लेकर आए, एक झटके में नहीं मान लेना है, उस बहुत ध्यान से देखना है वृषभ राशि, टॉरस को। उसके बाद अगर कोई राशि देखी जाए, अगर सिंह राशि देखी जाए, तो सिंह राशि को कुछ बैड न्यूज़ उनके इन लॉज की साइड से मिलेगी। समथिंग, किसी का डिमाइस है, किसी की हेल्थ रिलेटेड, यहाँ पे उनको वहाँ पे मिलेगा। वहीं पर अगर हम कर्क राशि को देखें, कैंसर को, इनको अपने फादर से रिलेटेड कोई दुखद सूचना मिल सकती है। नॉट नेसेसरी कि किसी की डिमाइस हो गया, बट उनका कुछ करियर में प्रॉब्लम आ गई या फिर उनकी जॉब चेंज हो गई, रिटायरमेंट हो गया, हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो गए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उस पर भी नए साल का कोई फ़र्क पड़ेगा? जैसे हमारे नंबर, जैसे अगर मेरा 2 नंबर है, 6 नंबर है, तो नए साल का उस पर भी इम्पैक्ट अब जैसे अंक 9 है, हाँ, तो अंक 9 फ्रेंडली होता है 1 के, अंक 9 फ्रेंडली होता है 5 के, 6 के। तो जिनका मूलांक 1 है, 5 है, 6 है, इनके लिए ये साल बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि ये इनका फ्रेंडली ईयर का नंबर आ गया। वहीं पर अगर हम देखें तो अंक 9 के जो एनिमी हैं, 4, 2 नंबर, 8 नंबर, तो इनके लिए क्या करेगा, ये थोड़ी सी, जैसे 2 नंबर का तो बहुत ही बड़ा दुश्मन है, 4, 8 तो तब भी इजी है उसके लिए, न्यूट्रल में आ जाते हैं, पर 2 नंबर को तो काफ़ी परेशान करता है। इसलिए इनकी मैरिज में प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम, टर्मोइल, ये सब देखने को इनको मिलेगा। 3 के लिए ओके साल है। 4, 8 के लिए मैं कहूँगा एवरेज है, थोड़ी थोड़ी बुरी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी बेहतर चीज़ें भी हैं। जैसे प्रोफेशनल फ्रंट अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ उतनी बेहतर नहीं है। ये 4 और 8 का सिनारियो हो गया। 7 के लिए बहुत खास साल नहीं है। इस साल नंबर 7 वाला अपने आप से परेशान रहेगा, अपने दिमाग से परेशान रहेगा, क्या ही चल रहा है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसकी जितनी समस्याएं हैं अंक 7 की, बस इन 2 कानों के बीच में, यानी कि दिमाग के अंदर है।
असल लाइफ में उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो क्या करना चाहिए, अंक 7 वालों को ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, इस साल घूमना फिरना चाहिए, ताकि वो हमेशा एक नए पॉइंट ऑफ व्यू को देखते रहें। अंक 9 के लिए ये साल बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि उनकी ही एनर्जी का ये ईयर भी है, तो उनको ऐसा लगेगा कि हम, मेरे आसपास के लोग भी हम मेरे जैसे सोचने लग गए हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से 9 के बीच में कौन सी लड़कियां काफ़ी लकी मान जाती हैं? मूलांक 2, मूलांक 6 और उसके बाद मूलांक 7। ये लड़कियां एक तो अपने से ज़्यादा सामने वाले को प्रेम करती हैं, अपना अस्तित्व कई बार खो भी देती हैं, इतने प्रेम में चले जाते हैं। दूसरा, यानी कि इनका जो पार्टनर है वो कितना राइज कर जाए, इनका दिमाग इस तरह से चलने लग जाता है। और इमोशनल फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे, या फिर जो मोटिवेशन देने का काम है ना, ये नंबर वाली जो फीमेल्स होती हैं बहुत अच्छा करती हैं। अभी इसमें क्या, कलयुग की दुनिया है, इतना प्यार दोगे तो थोड़ा सा दुख भी मिलेगा सामने से। दे गेट अटैच टू मच, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं सामने वाले से। दैट इज़ वाई इनको खुद में बहुत पेन होता है, बट इनके साथ जो जुड़ेगा वो राइज कर जाएगा। वही सवाल था आपका कि किसके लिए बेहतर है, तो यही है। और राशि के हिसाब से अगर हम देखें कौन सी 3 वो राशि वाली लड़कियां हैं जिनके लिए काफ़ी अच्छा ये? अगर राशि वाइज बात की जाए तो मेष राशि, सिंह राशि की लड़कियां, कुंभ राशि की लड़कियां, ये 3 लड़कियां आपके घर में अगर आ जाती हैं तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, इन 3 लड़कियों के लिए काफ़ी, मतलब ये लाइफ पार्टनर लाइफ पार्टनर के लिए काफ़ी अच्छी हाँ। साबित होती हैं। मेष राशि वाली फीमेल अगर आ गई तो आपके साथ जितनी भी जातियां हुई हैं वो सबका बदला लेगी, ठीक है, और आपको एक पावरफुल इंसान बनाकर ही मानेगी। सेम गोस फॉर सिंह राशि। कुंभ राशि की फीमेल अगर आपके घर में आ गई तो अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली होती है। वो आते ही आपके पास खुद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लक्ष्मी आएगी। बस कुछ भी हो, ऑलवेज रिस्पेक्ट द फीमेल। आपका पार्टनर किसी भी नंबर का हो, किसी भी राशि का हो, डजंट मैटर। लाल किताब में एक बात कही जाती है शुक्र को लेकर कि अंधी कानी कुबड़ी लड़की से शादी कर लो। उसका रीज़न ये है कि चाहे जैसा मिला है एडजस्ट कर लो, जैसा मिला है रिस्पेक्ट करो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। शुक्र को डायरेक्टली लिंक किया गया है फीमेल से और गाय से, इसलिए हमारे कल्चर में आप देखो गाय को माता के रूप में हम हमेशा से मानते आए हैं, क्योंकि शुक्र अच्छा रहता है इससे। इवन जिनका शुक्र की प्रॉब्लम होती है कुंडली में, उनको रेमेडी यही बताई जाती है कि आप गाय को चारा खिलाइए, गाय को सहलाइए, गौशाला में दान करिए, गाय से रिलेटेड कुछ करिए। पर हम फीमेल्स को भूल जाते हैं। आपके जीवन में जितनी भी फीमेल आए, महिलाएं आए, आप उन सब का सम्मान करिए, किसी का एडवांटेज मत उठाइए, किसी को परेशान मत करिए। जो देवी कल्चर है ना इंडिया में, उसे सच में बनाइए, तो आपका शुक्र हमेशा अच्छा रहेगा, चाहे कहीं बैठा हो कुंडली में। वेल्थ लक इंप्रूव होता है शुक्र अगर अच्छे हो जाते। वेल्थ लक मतलब आज आपके पास काम है, कल आप किसी और नया काम शुरू करोगे, वो भी राइज हो जाए, वो भी एकदम से आगे बढ़ जाएगा। ये वेल्थ लक है, वो फीमेल की रिस्पेक्ट से आता है। इसीलिए कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं। रेमेडीज़ में बोला जाता है कि एक आपकी ज़ुबान के लिए, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा शुक्र खराब है या मेरे जीवन में लग्जरी कंफर्ट बहुत कम है, 40 दिनों तक गाली मत दीजिए। 40 दिनों तक अभद्र भाषा मत बोलिए, तू तड़ाक की भाषाएं मत बोलिए। सौम्य रख, बड़ा कठिन काम है, लेकिन अगर आप 40 दिन तक कर लेते हैं, आपकी वीनस देखिएगा स्ट्रांग हो जाता है। वीनस की एक और रेमेडी है कि अगर आपको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो 40 दिन तक सात्विक भोजन खाइए, लहसुन प्याज नहीं कोई, ठीक है, और कोई भी अल्कोहल या नॉनवेज ऐसा कुछ नहीं। 40 डेज तक करके देखिए, खुद ही आंसर मिल जाएगा रेमेडी कितनी पावरफुल है। और जो कुंडली में जैसे हम अगर किसी को दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि आप ये रेमेडी करो इस चीज़ के लिए, तो वो काफ़ी मतलब असरदार साबित होती है। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें इसका फल नहीं मिला, हमने सब कुछ किया, और कई बोलते हैं हमें मिल गया। तो इसमें क्या वो मतलब इन दोनों में अंतर आ जाता है कि एक को इसका फल मिला और एक को नहीं मिला? अब मुझे नहीं पता किसको नहीं मिला है फल, ठीक है, बट रेमेडीज़ काम करती हैं, काम कर 110% काम करती हैं, बस आप उसे ढंग से कर दो। ओके, जैसे कि अभी मैं आपसे कहूँगा कि रितु जी, आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, गायत्री मंत्र, आप इसको रोज पढ़ना। मैंने तो इतना बता दिया, ये सोच करके आपको गायत्री मंत्र आता होगा और ये सोच कर आपको मंत्र पढ़ना अच्छे से आता होगा। बट आपको तो नहीं आता था, आप सोफे पे बैठ कर यूट्यूब पे लगा के सुन रहे हो, तो आप कहोगे मैंने तो रेमेडी करी, रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, कोई भी मंत्र अगर पढ़ना है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, एक माला लेनी है हाथ में और नीचे एक आसन बिछाना है। किसी भी मंत्र का कोई भी मंत्र हो, ये रूल है बेसिक, ठीक है। अब आपके पैर वैर खराब है तो आप बैठ सकते हो कुर्सी पे या सोफे पे, बट अगर आप हेल्दी हो तो आपको ऐसे आसन बिछाना है। कुश का आसन होता है, आप पुरानी पिक्चरें देखेंगे तो मृग आसन होते थे, सिंह आसन होते थे, शेर की छाल से बनते थे या हिरण की छाल से बनते थे, उस पर बैठते थे ऋषि और पूजा करते थे। तो एक आसन होना ज़रूरी है, एक माला होनी ज़रूरी है, और आपके आसन और आपकी माला को आपके अलावा कोई टच नहीं करेगा।
अब क्या ये बातें पता है आपको? नहीं। कोई भी मंत्र आप पढ़ रहे हो तो 1,25,000 काउंटिंग तो करनी है आपको उसकी, किसी ठीक भी है? मंत्र की। किसी भी मंत्र की, अगर आप चाह रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिले, ठीक है? आपने कहा कि 2 दिन से पढ़ रहा हूँ कुछ हुआ नहीं, ऐसे थोड़े होता है। रेमेडीज ऐसे थोड़े काम करती हैं। पुराने टाइम में अगर राक्षस हो चाहे देवता हो, कुछ भी चाहिए होता था तो भगवान विष्णु या भगवान शंकर देते थे, तो एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करते थे। आसान था क्या? कठिन था बहुत। और आप आज क्यों सोच रहे हो कि बस कुछ बता दो पंडित जी, कोई ताबीज पहन लो काम हो जाएगा? ये सारी चीजें सुनने में बड़ी मजेदार लगती हैं कि मैं एक ताबीज दूंगा, आप पहन लेना, पैसा ही पैसा होगा। अरे कुछ नहीं होता। ओके, आपने एक बात सुनी होगी कि मैं वैष्णो देवी गई, मेरा ये काम पूरा हो गया, मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई, मैं बालाजी गया, ये मनोकामना पूरी। क्या है ये? वैष्णो देवी जब जाते हो ना तो रास्ता आसान है, वो बहुत लंबा रास्ता है, उस पर पैदल चल चल के जाना है, ठीक है? और ये तो आज आसान बना भी दिया गवर्नमेंट ने। एक आप थोड़े साल पहले जाइए, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, इंसान को ये नहीं पता होता था कि जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इतना कठिन रास्ता होता था। वो रेमेडी कर रहा था मंदिर के धर्म स्थल पे जाने की। आप देखना ये डिज़ाइन किए गए हैं जितने भी धार्मिक स्थल हैं पॉपुलर, ऊपर ऊपर बनाए गए हैं, खूब सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। वो जब इतना स्ट्रगल करोगे तो आपके दुख कटते हैं हर एक सीढ़ी पे, फिर जाके आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो रेमेडी आप सुन तो लेते हो, और एक तो यूट्यूब से सुन के कुछ नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे रेमेडीज जो बताई जा रही हैं वो जर्नलाइज रेमेडीज बताई जाती हैं। आप अपना कुंडली दिखाओ, उसमें जो आपको कोई अच्छा व्यक्ति बताए वो करो आप, ठीक है? कुंडली के हिसाब हाँ, से जो बताया। क्योंकि यूट्यूब पे तो इंसाइक्लोपीडिया है रेमेडीज का, कुछ भी डाल दो, इसकी रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकल, देख कुछ आ जाएगा, और ठीक लोग है? फॉलो भी करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल फिर करते हैं। रिजल्ट नहीं आता, फिर उनको लगता है नहीं कि करना हाँ, चाहिए, वही। ठीक है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेमेडी बहुत सोच समझ के डिज़ाइन की जाती हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप एक चीज़ बेहतर कर रहे हो दूसरी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो अपनी कुंडली आप दिखा रहे हैं, तब जो रेमेडी आपको बताई गई हैं वो आप करें और उस सिर्फ हिसाब वही से। करें, और उस रेमेडी पे टिके रहें। कंसिस्टेंसी भी एक फैक्टर होता है। जैसे मैंने मंत्र जाप का ही बोला, आपने हफ्ते भर किया, फिर 3 दिन आराम, फिर शुरू करेंगे। अगर आप ये कर रहे हो ना तो ये कुछ नहीं कर रहे हो एक्चुअली, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये मंत्र जाप की रेमेडी हो गई। इसी तरह से जो रत्न होते हैं, कई लोगों को पता नहीं है कि जो हम रत्न पहनते हैं इसे चेंज भी करना होता है। ये टोटल कितने रत्न होते हैं, अगर आप इसके बारे में हमें बताएं? 9 रत्न होते हैं। तो 9 टाइप्स के हमारे जेमस्टोन्स हैं, जिन्हें हम 9 रत्न की श्रृंखला में 9 ग्रहों से जोड़ के रखते हैं। वैसे आप देखने जाओगे तो देयर आर 3000 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है? जो रंगीन पत्थर जिन्हें आप कहते हो 3000 से भी ज़्यादा हैं, बट 9 रत्न हमारे 9 हैं। गुरु के लिए पुखराज, शनि के लिए नीलम, मंगल का मूंगा हो जाता है, बुध के लिए एमराल्ड या जिसे आप पन्ना कहते हो, चंद्रमा के लिए मोती, सूर्य के लिए माणिक या रूबी जिसे कहा जाता है, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया, और शुक्र के लिए हीरा, ठीक है? अब हीरा महंगा होता है इसलिए ओपल भी पहनते हैं या वाइट सफ़ायर भी पहनते हैं शुक्र के लिए। और अगर किसी को रतन पहनना है तो कुंडली दिखा के ही अपने हिसाब से। यस यस। आप जो क्रिस्टल वाले ब्रेसलेट हैं, आपने देखे होंगे क्रिस्टल के ब्रेसलेट आते हैं, वो आप पहन लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप प्रॉब्लम बेस्ड पहनोगे उसको, कि लेट्स सपोज दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आओ मदर ऑफ पर्ल का एक ब्रेसलेट पहन लेते हैं। पर रत्नों के साथ आप ये नहीं कर सकते। ये तो बहुत सोच समझ के ही पहनने हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाते हैं, और अगर गड़बड़ पहन लिया तो बैड रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। तो ये किस हिसाब से मतलब हमें बताते हैं? जैसे अगर मंगल है तो उसके लिए एक अलग रतन होता है, तो जो हमारी पोजीशनिंग होती है कुंडली में उसी हिसाब से रतन डिसाइड होते हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से होते हैं, और इसको करने के कई तरीके होते हैं। एक आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग अपना बर्थ चार्ट ओपन करिए, वहाँ पर पहला, 5वां, 9वां घर देखिए, उसमें जो राशि उसके मालिक का रत्न आप पहन सकते हो। तो 1st, 5th, 9th हाउस के मालिक का रत्न हम पहनते हैं। जिनको ज्योतिष आता होगा वो समझ गए होंगे, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को थोड़ा सा टफ लगेगा। काफ़ी सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी को मानते भी नहीं, और काफ़ी लोगों को इनसे डर भी लगता है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कि जब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो हम हमेशा डरते हैं, ठीक है? एक अंधेरे कमरे से भी हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भूत कहाँ से एंट्री मारेगा। तो जब हमें पता नहीं होता ना कि हो क्या रहा है, तो हमें घबराहट या हम एंसियस हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि ज्योतिष को लोग तिरस्कृत भावना से भी देखते हैं कि काम वाम नहीं करता, सूडो साइंस है, ये है वो है, क्योंकि उन्होंने कभी एक चैप्टर नहीं पढ़ा है। जिस दिन आप आके पढ़ोगे इसको, समझोगे इसको, उसके बाद ज़रा बोल के दिखा देना कि ये काम नहीं करता, आप कहीं नहीं पाओगे और आप शॉक रह जाओगे। तो ज्योतिष को कुछ भी कहने से या किसी के पास जाने से, आपको नहीं पता आप जिसके पास जा रहे हो उसे आता भी है क्या नहीं आता है, ठीक है? तो क्यों जाना?
खुद पढ़ो, खुद सीखो, ठीक है। आजकल सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे पढ़ाने और सिखाने के लिए। आइए, सीखिए, समझिए, एज अ पार्ट टाइम हॉबी, है ना। क्योंकि अगर आपको यही हॉबी आ गई और आप अपने फ्रेंड सर्कल में बता दो मुझे कुंडली देखना आता है, देखो आपकी पॉपुलैरिटी, ठीक है। मोहल्ले के लोग, बॉस से लेके हर कोई आएगा आपके पास कि कुंडली दिखा दो। एज अ हॉबी आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, फिर आप बोलिएगा कि हाँ यार ये काम नहीं करता है, तो फालतू की चीज़ है। कई सारे लोग जब मजबूर होते हैं तब कुंडली दिखाने आते हैं, ठीक है। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी को फाइनेंशियल कोई लॉस चल रहा है, किसी के माता पिता की तबीयत खराब, वो तब आते हैं कुंडली दिखाने। और ये जब वो वनरेबल है ना, तभी सबसे ज़्यादा उनका फ़ायदा उठाया जाता है। हाँ, उस टाइम पे। तो अब हर एक करियर फील्ड में अलग अलग सोच के लोग होते हैं। कहाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं करते क्या ऐसा, वकील नहीं करते क्या ऐसा, बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, ऐसे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो जब आप वनरेबल होते हो तो आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप अगर डॉक्टर के पास जाओ, आपके पिताजी को किसी ब्लड की ज़रूरत है, तो कहेगा कि मुझे चाहिए, सुबह तक ब्लड ला कर दो। अब आप कुछ भी करोगे, चाहे वो 1 लाख का है, चाहे 5 लाख का, आप ला के रखोगे। यही ज्योतिष में होता है कि बच्चे की तबीयत तो बड़ी ख़राब लग रही है, योग ऐसा है, दशा ऐसी है, इतने की पूजा लगेगी। क्या है ये? एक्सटॉर्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, परेशान कर रहे हैं, उसके फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कैसे बचोगे? जब आपके पास खुद थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, आपको समझ में आएगा वो सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब क्वेश्चन, अभी मैंने ये बहुत पहले बोला था अपने वीडियो में। अभी जो लोग आते हैं वो कहते हैं मुझसे कि मेरा राहु की दशा चल रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, अब बताओ मुझे क्या करना है। अवेयरनेस हो गई, तो आप अवेयर होइए सब्जेक्ट को लेकर, और शुरुआत निम्नोलॉजी से करिए। क्योंकि ज्योतिष में शुरुआत करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। आप निम्नोलॉजी से शुरू करो, इतना मज़ा आएगा आपको, अपने आसपास वालों को बताओ और पॉपुलर हो जाओ। और जब आपको मज़ा आने लगेगा, फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप यूट्यूब पे जाओगे और एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखे टाइप कर दोगे, ठीक है। तो बस अवेयरनेस आंसर है इसका। किसी भी अंधविश्वास में, भ्रांति में या गलत चीज़ों में या अपना फ़ायदा किसी को मत उठाने दीजिए। शुक्रिया आपका, आपने इतना डिटेल में इन चीज़ों को हमें समझाया। और काफ़ी लोगों को मैंने सुना एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता था, लेकिन डाउट काफ़ी होते थे। उसी से रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे और आपने काफ़ी अच्छे से उसको आंसर किया। राधे राधे। राधे राधे।